हेलो गाइस। तो फाइनली रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप की जो डील थी, काफ़ी समय से चलती आ रही थी, सुन रहे थे हम न्यूज़ में, वो फाइनली हो गई है। कल शनिवार को ये डील फाइनलाइज हो गई है। तो देखते हैं कि उसका रिलायंस के स्टॉक पे क्या असर होने वाला है। क्या कल हमको बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी या नहीं, तो उसको थोड़ा हम एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। चलिए, फ्यूचर ग्रुप एक्चुअली जो किशोर बयानी जी द्वारा फैलाया हुआ एक बहुत तगड़ा बिजनेस है। ठीक है, इन्होंने जो किशोर बयानी जी हैं उनको रिटेल की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। उन्होंने 26 की एज में पैंटालून्स नाम के ब्रांड से कोलकाता से बिजनेस शुरू किया अपना, और धीरे धीरे करके इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में अपने बिजनेस को फैला दिया। ठीक है, बट इनका जो इन्होंने फैलाया कुछ एक्सपेक्टेशन से, बट इन्होंने डेट इन पर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया कि आज इनको ये बेचना पड़ा। एक्चुअली जब कोई बिजनेसमैन डेट लेता है अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और कैश फ्लो। बट जो इनके फेलियर या इनका जो डेट इतना हो गया जो उतार नहीं पाई है, उसका मेन रीज़न था, वो था हमारी इंडिया की इकोनॉमिक स्लो डाउन फ्रॉम पास्ट 2 to 3 years, जिसके कारण कि इनका जो जितना रिवेन्यू एक्सपेक्टेड था वो ये जनरेट नहीं कर पाए, और आज ये कंडीशन हुई कि इनको सेल करना पड़ा। दूसरी तरफ हम देखें, और बहुत बड़ा इफेक्ट ये कोविड का भी रहा, ये तो सभी जानते ही हैं, इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस को देखें, रिलायंस ने इस इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ली और अपने आप को डेट फ्री कर लिया। वो समझ गए थे कि उनका जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है डेट है। ठीक है, डेट इज़ लाइक अ कैंसर। ओके, ये कहते हैं कि डेट क्या है, वो कैंसर की तरह होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो रिलायंस ने अपने आप को डेट फ्री किया, और उसके बाद हमने रिलायंस के स्टॉक में एक ज़बरदस्त रैली आते हुए देखा, जहाँ प्राइस 1500 से 2200 को टच किया। और अभी रिलायंस का जो रिटेल वेंचर्स है वो फ्यूचर ग्रुप के जितने ब्रांड्स हैं उन सबको एक्वायर करेगा, जिसके लिए रिलायंस ने 24,713 करोड़ रुपए पे करना है। और एक्चुअली पहले जो डील से पहले एक्सपेक्टेड था कि 29 से 30,000 करोड़ में डील होने वाली है, बट अभी जो लॉकडाउन के कारण जो एसेट का वैल्यू डिग्रेडेशन हुआ, तो रीवैल्यूएशन के बाद वैल्यू काफ़ी कम हुई, जिसके कारण मुकेश अंबानी जी को अराउंड 5,000 रुपये बच गए उनके। तो ये इसमें तो मास्टर हैं वो मुकेश अंबानी जी, उनको पता है कि कैसे किसी बिजनेस को कम प्राइस पे खरीद के उसकी वैल्यू बढ़ानी है। और अभी फ्यूचर ग्रुप एक्चुअली अभी जैसे किशोर बयानी जी देखें तो वो भी 60 के हैं, तो 60 पे उनकी सेकेंड इनिंग की शुरुआत होगी। बट पॉजिटिव उनके लिए क्या है कि उनके पास अभी जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ FMCG प्रोडक्ट का बिजनेस है, फैशंस का उनके पास है, और अभी उनके पास जो क्या है ना कि डेट नहीं है और अमाउंट है उनके पास कि टू क्रिएट न्यू ब्रांड्स इन FMCG एंड फैशन स्पेस। तो वो बहुत जो खतरनाक, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो बेटर जानते हैं कि वो क्या करेंगे। इसको एवरी एडवर्सिटी इज़ अ अपॉर्चुनिटी। ओके, सब नज़रिए का डिफरेंस रहता है। देखते हैं अभी। और उनकी जो अभी वर्ड्स थे, तो उन्होंने बोला कि हम खुश हैं कि जो हमारा जो रिटेल का वेंचर है इतना बड़ा, जो हमने इतने साल मेहनत से इतना फैलाया हुआ बिजनेस है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रहा है, एंड इट विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिलाइट इंडियन शॉपर्स। ऑब्वियसली जो रिलायंस के पास गया है, तो रिलायंस क्या है, रिलायंस इज अ सेक्टर, इंटायर सेक्टर। ठीक है, रिलायंस का रिफाइनरीज में है, ऑयल एंड रिफाइनरीज, देन जियो टेलीकॉम। ओके, एंड अभी नहीं, बहुत पहले से रिटेल में भी है। अभी जैसे रिसेंटली जो रिलायंस की AGM हुई थी, उसमें भी जो मुकेश अंबानी जी हैं उन्होंने क्लियर कट बोला था कि उनका जो अभी फोकस रहने वाला है वो रिटेल पे रहने वाला है, जो कि उनको दिख ही रहा है। अब इतना बड़ा उन्होंने एम्पायर को टेक ओवर किया है, तो डेफिनेटली इट विल ग्रो टू न्यू हाइट्स।
चलिए अब देखते हैं कि इस डील से बेनिफिट किस किस को होने वाला है। तो पहली बात तो ऑब्वियसली रिलायंस का जो रिटेल बिजनेस है फैलेगा। अभी रिलायंस का जो रिटेल बिजनेस है या रिलायंस का जियो है ये अलग अलग से लिस्टेड नहीं है। ओके, ये सभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर ही आते हैं। तो इसका इफेक्ट रिलायंस के स्टॉक प्राइस पे डेफिनेटली पड़ेगा। ठीक है, सेकंड कौन इफेक्ट होगा? जिन्होंने फ्यूचर ग्रुप ने जिनसे कर्जा लिया था, अब उनकी जो मनी है वो सिक्योर है, उनको लाइक उनका पैसा वापस मिलेगा। तो जो अगर किसी बैंक में वो एज ए एनपीए लिस्टेड था, ठीक है, बैंक मतलब उनको डिफॉल्ट भी हुआ था, तो उनका बैंक का भी जो एसेट बढ़ेगा। तो अभी बैंक पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे सिर्फ रिलायंस के स्टॉक पे क्या असर होने वाला है। पहले रिलायंस का स्टॉक देख लेते हैं कि कहाँ पे भी है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है ऑर्ली टाइम फ्रेम पे। इसको अगर देखें तो इसका जो अपर लेवल पे ये 2190 से 2200 पे ही इसका रेजिस्टेंस है। तो इसने हाई टच किया था 2200 का था। ओके, और उसके बाद से इसने लोअर लगाया था अराउंड 2000 के आसपास, और फिर दोबारा उसने अपने हायर लेवल को रिटेस्ट किया एंड आफ्टर दैट इट्स काइंड ऑफ इन अ रेंज। ठीक है, जो कि हायर लेवल पे उनका ये 2150 से 2170 के आसपास या 65 के आसपास इस जोन में ऊपर रहता है। और नीचे एक तो उसने 2100 का अच्छा खासा सपोर्ट है, और उसके बाद फिर वो यहाँ पे 2070 समथिंग 2070 के आसपास का भी सपोर्ट है। तो अभी कल हमको क्या देखने को मिलेगा? कल एक्सपेक्टेड है कि गैप अप ओपनिंग हो। इतनी बड़ी डील हुई है तो गैप अप ओपनिंग के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो लेट अस सी। और हमें क्या बहुत केयरफुली ट्रेड करना है। हमें फर्स्ट टारगेट जैसे रखना है कि हमको जो इस जोन में अगर आता है, जो मैंने रेड किया है ना, अगर इस जोन में आके रेजिस्टेंस फेस करता है तो हमको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। बट अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से इसको अगर ब्रेक करता है, ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट करके अपर मूव देता है, तो वी शुड लाइक कीप आवर पोजीशन। और अगर हमको थोड़ा डिप मिलता है बाय चांस, तो आप लाइक मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बाय करने वाला हूँ, मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाने वाला हूँ। ऑलरेडी मेरे पास होल्डिंग में रिलायंस का जो पार्टिसिपेट शेयर पड़ा हुआ है, बट मैं और उसकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा अगर मुझे डिप मिलेगा तो। मेरा ये गेम प्लान रहेगा। और जो अभी एक ब्रोकरेज फर्म है मोतीलाल ओसवाल, सभी जानते ही होंगे, उन्होंने जो रिलायंस का टारगेट रखा है, उन्होंने 2600 से 3000 का टारगेट रखा है शॉर्ट टर्म में, एंड अभी इट्स प्राइस इज 2116। ओके, तो यहाँ से हमारे पास 500 से लेके 900 पॉइंट की गेन करने की अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो ध्यान रखिए, चूक मत जाइए। हाँ, एक अभी जैसे कि मार्केट बहुत चल गई है ना, ये सभी को है कि 3-4 महीने में ही मार्केट बहुत ही ज़्यादा मूव बुलिश दिखा है। तो अभी क्या कुछ लोग वो जैसे बोलते हैं कि करेक्शन आ सकता है ना, करेक्शन आने के चांसेस हैं कि मार्केट अच्छा खासा करेक्शन दे, या क्या कहते हैं कि मार्केट में अभी फॉल होगा, बेयरिश आएगा। तो मैं एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइंस हैं जो सर जॉन टेम्पलेटन साहब की हैं। तो वो उनका कहना है कि बुल मार्केट्स आर बॉर्न ऑन पेसिमिज्म, ग्रो ऑन स्केप्टिमिज्म, मैच्योर ऑन ऑप्टिमिज्म एंड डाई ऑन यूफोरिया। तो पेसिमिज्म, स्पेक्टिमिज्म, ओके ठीक है, सभी थोड़ा नेगेटिव थे लोग लॉकडाउन में, जहाँ से बुल मार्केट शुरू हुआ। ठीक है, ड्रॉप आया, बहुत बड़ा डिप आया, लोग बहुत डरे हुए थे, तो वहाँ से बुल मार्केट की रैली शुरू हुई। तो मैच्योर होंगे ऑप्टिमिज्म से। तो हमें सोचना है कि क्या हम ऑप्टिमम है क्या, अभी ऑप्टिमिज्म है क्या हमें कि अभी सब कुछ प्रॉब्लम चली गई है, या हम डाई कब होंगी जब हम सब बेफिक्र हो जाएंगे। क्या हम बेफिक्र हो गए? क्या नहीं हुए? तो दिस इज नॉट एंड ऑफ द रैली एज पर दिस स्टेटमेंट। ओके, बाकी क्या फ्यूचर रहता है वी विल सी। ओके, हमको बस थोड़ा ध्यान रखना है। एंड
this is end of today's video. And guys, I just want to clear that whatever I have discussed here is my like personal understanding of the concepts. Okay, whatever I have read or understood, I have shared here. And yeah, like you should not make any decision based on like my information. Okay, अगर आपको ट्रेड करना है, आपको ये कुछ फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ किसी का, और ना ही मैं किसी को सजेस्ट कर रहा हूँ. अगर आपको करना है तो यू शुड कॉन्टैक्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, प्रॉपर रिसर्च कीजिए तभी ट्रेड लीजिए. ठीक है, चलिए गाइस एंड करते हैं. टेक केयर. और अगर आपको मेरा कंटेंट सही लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप कुछ और मुझसे एक्सपेक्टेड है कि आई शुड इम्प्रूव समथिंग इन सम पर्टिकुलर एक्सपेक्ट, देन प्लीज़ कमेंट. ओके, चलिए गाइस, बाय बाय. एंड करते हैं इसको. बाय बाय, टेक केयर.